नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों को अब आखिरी चढ़ाव दे रहे हैं और इस पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की आज बैठक करने वाली है, जो दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 24 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज चर्चा कर सकती है। बची हुई सीटों पर मंथन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, वैजयंत पांडा समेत यूपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। यूपी की बची हुई सीटों पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत यूपी कोर ग्रुप के अन्य नेता दिल्ली में आज बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो आज बैठक के बाद बीजेपी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी संभव मानी जा रही है। तो ऐसे में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर आज बीजेपी कोर कमेटी में मंथन करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव, भारतीय जनता पार्टी की आज कोर कमेटी की बैठक है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी कोर कमेटी की बैठक है वो आज दिल्ली में होनी है और इस बैठक के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी और जो संगठन मंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंचेंगे। ये कोर कमेटी की बैठक लोकसभा चुनाव के दरमियान बहुत अहम मानी जा रही है और बीजेपी ने अब तक 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कई सीटों को लेकर पेच फंसा है। चाहे हम कैसरगंज की बात करें, चाहे हम पीलीभीत की बात कर ले, चाहे हम सुल्तानपुर सीट की बात करें या फिर रीता बहुगुणा जोशी को लेकर बात करें, तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेके बीजेपी में अभी भी संशय बरकरार है कि उनका टिकट कटेगा या उनको टिकट पार्टी दोबारा से मौका देगी। कानपुर के सत्येंद्र पचौरी का टिकट होल्ड किया गया है। 6 बार के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लेके लगातार सुर्खियां चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि उनका टिकट कटना है। लेकिन अब बहरहाल ये बीजेपी की बैठक में ये आज तय होगा। दिल्ली में बैठक होनी है और इस बैठक में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान चर्चा की जाएगी। शेष सीटों को लेकर मंथन होगा कि कहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के बाद एक और बैठक करने वाली है, तो उस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी यूपी कोर कमेटी की बैठक कर लेगी तो इसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, इसके पहले भी बैठक हुई थी, उसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। तो जब ये आज की बैठक में जब यूपी कोर कमेटी की बैठक हो जाएगी, जो कोर कमेटी के लोग हैं वो जाके अपना नाम सौंप देंगे, जो भी संभावित प्रत्याशी थे गृह मंत्री के साथ चर्चा होगी। उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो प्रस्तावित है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और जो प्रत्याशियों को लेकर अंतिम मोहर है, चाहे यूपी की बात करें चाहे अन्य जगहों की बात करें, वो पीएम की स्वीकृति के बाद ही उन प्रत्याशियों पे अंतिम मोहर लगेगी, जो इस कोर कमेटी की बैठक में तमाम नाम तय किए जाएंगे। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कई सांसदों के टिकट काटने का भी प्लान कर रही है, क्या ये खबरें सही हैं? और अगर टिकट कटता है तो किसका कटेगा, क्योंकि आज आखिरी मंथन होने वाला है यूपी की सीटों पर? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब 51 प्रत्याशियों की घोषणा की तो कई ऐसे चर्चित नाम हैं जिनका टिकट होल्ड कर दिया गया, जिनको प्रत्याशी अब तक नहीं घोषित किया गया। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर हम बात करें तो कैसरगंज से सबसे पहले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की 6 बार के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा मंडल जैसे इलाकों में इनकी बेहतरीन पकड़ मानी जाती है। बावजूद इसके इनको टिकट नहीं मिला, काफी हालांकि विवादित रहे बीच में। इसके अलावा आप गाजियाबाद पे नजर करें तो वहां से जनरल वीके सिंह सांसद रहे, काफी बड़े मार्जिन से वोट जीत के आए हैं, उनका टिकट होल्ड कर दिया गया। इसके अलावा इसी तरह कानपुर से जो सत्येंद्र पचौरी हैं उनका टिकट होल्ड किया गया। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी जो कि एक समय कद्दावर नेता मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी में, उनको फिलहाल अभी साइडलाइन किया गया है। इसके अलावा तमाम कई बड़े नाम हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी अभी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है कि उनको टिकट देगी या फिर उनका टिकट इस बार कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रत्याशी हैं ये भी बागी हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अभी एक जौनपुर से टिकट धनंजय सिंह मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद वहां कहीं ना कहीं जो है जौनपुर
में धनंजय के लोग जो हैं वो थोड़ा जी सा पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस सांसद का अपने टिकट काटवाती है। जी। अभिनव, अगर बात की जाए तो यूपी की सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। दिल्ली तक का रास्ता यूपी से ही होके जाता है। तो ऐसे में आज जो कोर कमेटी की बैठक है और यूपी की सीटों पर जो आज मंथन होने वाली है, वो बेहद अहम सीटें कौन कौन सी होंगी अभिनव? जी, बिल्कुल देखिए, प्रयागराज की सीट हो सकती है, इसके अलावा जी कानपुर की सीट को लेके हो सकता है मंथन। बात करें तो बाराबंकी की सीट को लेके भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि वहां से जो सांसद थे उन्होंने कह दिया कि जब तक मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो साफ नहीं होंगे जाएंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा जी कैसरगंज से तो ब्रजभूषण का नाम है ही। गाजियाबाद सीट को लेके लगातार चर्चा हो रही है, बीजेपी वहां से किसको प्रत्याशी बनाएगी। तमाम ऐसी सीटें हैं। अगर आप मैनपुरी पे फोकस करें, वहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ जी रही हैं। कई बड़ी सीटें हैं जहां से बीजेपी और बेहतरीन प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि अब ये बीजेपी की बैठक में आज तय हो जाएगा कि अब कहां से किसको बनाना, चूंकि जो उत्तर प्रदेश बीजेपी कमेटी है ये जाके अपने नाम सौंप देगी। केंद्र से अगर उन्हीं नामों पे हरी झंडी मिलती है तो बहुत शीघ्र हमारे आपके सामने जो है प्रत्याशियों की दूसरी सूची बीजेपी की आ जाएगी। जी। अगर अभिनव बात की जाए तो आज इस कमेटी की बैठक कितने बजे से होगी और कौन कौन दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे? जी, बिल्कुल देखिए, इस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, चाहे हम गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, जी इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी और संगठन के मंत्री हैं, ये जी तमाम बड़े लोग आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पे जो है वो बड़ी बैठक आयोजित होनी है। जी। अगर अभिनव बात की जाए तो एक तरफ तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में लिस्ट जारी करने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। तो आज क्या लगता है कि इस बैठक के मंथन के बाद कौन बड़ा नाम सामने आ सकता है आज? जी, बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार अभी बीते दिनों लिस्ट जारी की है एक के बाद एक, और अब कुल मिला के 22 सीट ही ऐसी बची रह गई हैं जहां समाजवादी को जी अपने प्रत्याशी तय करने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 50 से अधिक सीटों पे अपने प्रत्याशी तय कर चुकी है और उसको भी अभी कई सीटों पे जो है अपने प्रत्याशियों जी के नाम तय करने हैं। इसी के संदर्भ में जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक बुला ली गई है और इस बैठक में कई सीटों को लेकर जो पेच फंसा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए उनका टिकट काटना। इसी तरह हम अगर बात करें, जो वरुण गांधी और मेनका गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं जी सुल्तानपुर और पीलीभीत से, अब इनका बीजेपी किस प्रकार से टिकट काटती है। इसके अलावा तमाम कई, जैसे रीता बहुगुणा जोशी का नाम मैंने आपको बताया, जी इसके अलावा जो कानपुर से सत्येंद्र पचौरी हैं, कई नाम ऐसे शामिल हैं जिनका बीजेपी टिकट काटना चाहती है, लेकिन अब किस प्रकार से वहां कौन घोषित होगा प्रत्याशी, ये देखने लायक बात होगी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की क्षेत्रवार तैयारियां तेज कर दी हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी को क्षेत्र में किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें बूथवार बनाई गई है और रणनीति को बताना होगा। ये रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक भेजी जाएगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर ताकत झोंक रखी है। पार्टी के नए नेताओं के साथ ही पुराने नेताओं को भी सक्रिय किया गया है। बूथवार बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है और सभी लोकसभा क्षेत्र प्रभारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने अपने क्षेत्र की हर सप्ताह की रिपोर्ट तैयार करें। तो लोकसभा चुनाव एक तरफ आने को है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम चरण दे रही हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की हर सप्ताह की रिपोर्ट मांगेगी, यानी कि अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को होमवर्क देगी और उस होमवर्क को करके प्रत्याशियों को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो लोकसभा क्षेत्र की अब रिपोर्ट प्रभारियों को दी जाएगी, प्रभारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की क्षेत्रवार तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस तीर कमान साधे अब अपनी तैयारियों को अंतिम चरण पे ले आई है। हर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी को क्षेत्र में किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी, यानी कि प्रभारियों को होमवर्क कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस रणनीति बनाएगी।
तो ये रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक भेजी जाएगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, कांग्रेस नई नई रणनीतियां बना रही है, तो तारीखों के ऐलान के बाद क्या ये नई रणनीति कांग्रेस के किसी काम आएगी? अगर बात की जाए कांग्रेस वही नीति अपना रही है कि डाल और मैं बात इसी रणनीति को चर्चा कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा वार जो उनके प्रत्याशी है, प्रत्याशियों को हर सप्ताह उनको वहाँ पे उनको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, क्या उनकी रणनीतियां है, क्या उनकी रिपोर्ट है, तो सारी रिपोर्ट कांग्रेस को देनी होगी। तो इसी रास्ते पर, इसी रोड मैप पर कांग्रेस जो है अब चलने जा रही है। जी, अगर बात की जाए राजेश की, लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में प्रभारियों को जो होमवर्क कांग्रेस ने दिया है वो किस तरह से पूरा किया जाएगा? बिल्कुल स्वप्निल, चुनाव जो है बिल्कुल सामने एकदम करीब है और जो कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, कांग्रेस के साथ साथ जो उनके प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहाँ पे पदाधिकारी बनाए गए, तो सारे पदाधिकारी हो, चाहे उनके प्रभारी हो, क्षेत्र प्रभारी हो, चाहे उनके कैंडिडेट हो, सारे लोगों से उनकी पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट, उनकी साप्ताहिक रिपोर्ट कांग्रेस जो है मांग रही है, क्योंकि उनको साप्ताहिक रिपोर्ट को देना पड़ेगा, क्या प्रोग्रेस है उनका अपने क्षेत्र में, अपने चुनाव के, अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या उनका प्रोग्रेस है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस तरह से जनता में उनका मतलब वहाँ पे जनता क्या फीडबैक दे रही। तो कुल मिला के स्वप्निल पूरे सप्ताह की रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस को देनी पड़ेगी। जी राजेश, अगर बात की जाए तो चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस की ये रणनीतियां, क्या लगता है कि अब चुनाव की तारीखों के बाद कांग्रेस 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ प्लान बनाने वाली है? बिल्कुल, कांग्रेस जो है 80 सीटों पर फोकस कर रही है, लेकिन 80 सीट के अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस का जो गठबंधन है, गठबंधन में 17 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुका है और कांग्रेस भी बिल्कुल पूरी तरह से ताकत हो है। अभी कल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी वो समापन भी हुआ, उसके उस रैली में, समापन में बिल्कुल वहाँ पे मुंबई में बिल्कुल कांग्रेस जो है पूरी ताकत के साथ इस बार जो है 2024 का चुनाव जो है कर रही है। जी, अगर राजेश बात की जाए तो हर सप्ताह की रिपोर्ट सौंपनी होगी प्रभारियों को, तो वो कौन कौन सी लोकसभा की सीटें होंगी जहां प्रभारी अब कांग्रेस को अपनी सप्ताह की रिपोर्ट देंगे? सबसे अगर बात की जाए सप्ताह की रिपोर्ट देगी, जाहिर सी बात है कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन में 17 सीटें है उत्तर प्रदेश से, तो उन 17 सीटों पर प्रभारी बनाए गए हैं, उनको 17 सीटों पर साप्ताहिक रिपोर्ट कांग्रेस। जी, तो राजेश, अब ये जो सप्ताह की रिपोर्ट है, इससे क्या पता लगेगा कांग्रेस को कि किस हिसाब से काम हो रहा है, तो किन किन कामों पर कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी? बात क्या है साप्ताहिक रिपोर्ट की, बिल्कुल साप्ताहिक रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता में कांग्रेस के जो प्रभारी है, जो उसके उम्मीदवार है, जो उसके पदाधिकारी है, उसके कार्यकर्ता है, तो किस तरीके से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका क्या उनका प्रोग्रेस है, तो सारी चीजों की रिपोर्ट जो है कांग्रेस हालांकि देनी पड़ेगी। जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज मंथन करने वाली है, कोर कमेटी करने वाली है, ऐसे में कांग्रेस की भी मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, तो यूपी की सीटों के लिए कब अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी राजेश? और जो ये साप्ताहिक रिपोर्ट है, इस आधार पर किन किन लोकसभा पर ज्यादा फोकस करना चाहेगी कांग्रेस? बात करें कांग्रेस जारी करने की, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हैं उसकी, और उसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, पूरी तरह से समर्पित चुकी है चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जो है हर रणनीति अपना रही, चाहे
लोकसभा वार को लेकर, चाहे साप्ताहिक रिपोर्ट को लेकर, तो कांग्रेस चाह रही किसी भी तरह से वो जो है 2024 के लोकसभा के चुनाव में चुनाव ना होने पाए। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है बिल्कुल एकदम दाल दाल पे चलने का काम कर रही है कांग्रेस। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। इनको मिथिलेश भैया तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नए डेटा फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 का बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी और एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी दी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को SBI को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा था और चुनाव आयोग ने डेटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। वहीं डीएमके के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का फ्यूचर गेमिंग में 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से 442.8 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, इलेक्टोरल बॉन्ड अब एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका डेटा भी चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद सियासी दलों में कितनी हलचल मचेगी राजेश? अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड की, बात सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला है। 6,000 करोड़ से भी ऊपर जो है बीजेपी को चंदा मिला। उसके अलावा तीसरे स्थान पे अगर बात किया, तीसरे स्थान पे तो कांग्रेस रही है, जिसको 1600 करोड़ रुपए चंदा मिला है। उसके तीसरे स्थान पे कांग्रेस रही है। और उसके बाद की बात अगर करें तो सारी पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे AIDMK हो, चाहे DMK हो, तो सारी पार्टियों को चंदा मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के तरफ से। तो जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, जिसको सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला हुआ है। जी, तो अगर बात की जाए राजेश की 2017 से 18 के बीच का ये डेटा अपलोड किया गया है, तो ऐसे में चुनावी दौर से चालू है और सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिलेगी इस डेटा के रिलीज होने के बाद राजेश? अगर बात की जाए तो बॉन्ड तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है SBI ने डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट देने के बाद वही डाटा जो है चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है और जारी करने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से हर इंसान तक ये डाटा पहुंच गया कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है विपक्षी पार्टियां जो है उसको कम चंदा मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां अब 2024 के चुनाव में तो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगी कि बीजेपी जो है बिल्कुल काला धन लोगों का काला धन जो है बीजेपी के पास आया है। तो जाहिर सी बात है कि अब विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को इस पर घेर भी रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता पर बिल्कुल बात सही है कि इसका असर भी पड़ने वाला है, दिखाई देने वाला है।
जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।